गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में पेपर चला था हेटेरोसाइक्लिक्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, और उसमें अपनी हेडिंग चल रही थी, सॉरी इसमें यूनिट चल रही थी फर्स्ट एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा डायमैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी ऑक्सीडेशन। ये जो टॉपिक है ये भी एरोमेटिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए ही है कि एरोमेटिकता का निर्धारण है वो डायमैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी ऑक्सीडेशन से किस प्रकार से किया जाता है। इसमें सस्केपिबिलिटी इसको हिंदी में बोला जाता है परवर्ती। जैसे मैग्नेटिक सस्केबिलिटी होती है चुंबकीय प्रवृत्ति, उसी प्रकार से डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी का मतलब है, डायमैग्नेटिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय जो प्रवृत्ति है उसके द्वारा हम किस प्रकार से एरोमेटिसिटी का डिटरमिनेशन कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो इसमें बोला जाता है कि जो डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन होता है उसको लेमडा या फिर इस प्रकार से इसके द्वारा इसे दर्शाया जाता है। डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन को इससे दर्शाया जाता है, या फिर इसको हम ऐसे बढ़ा करें तो इसे हम बोल दें लेमडा के द्वारा। इस लेमडा वेवलेंथ हो जाएगी तो हम बोलेंगे इसको उल्टे वी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड लाइन लिखी जाएगी कि डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन है ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। सेकंड लिखा जाएगा डायमैग्नेटिक सस्केपिबिलिटी ऑक्सीडेशन एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट में लिखा जाएगा इसके द्वारा शो किया जाएगा, सेकंड लिखा जाएगा ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। थर्ड लाइन में लिखा जाएगा कि मैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन है वो एटम्स और बॉन्ड्स की, यानी जिस कंपाउंड्स की हमें डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन ज्ञात करना है उस कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं और जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सभी की डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन को ऐड करने पर इसका मतलब उन सभी की उस कंपाउंड्स में प्रेजेंट एटम और बॉन्ड्स की जो डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन है उसको ऐड करने पर हमें उस पूरे कंपाउंड्स की डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन प्राप्त हो जाती है। और इसी कारण से कहा गया है कि डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन है वो एक प्रकार की एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये सारा उसके बाद में इसके अंदर क्या लिखा जाएगा कि इसको हम कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया आपको, काई एम इज इक्वल टू काई एडिटिव प्लस में डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन। ये रहेगी समीकरण नंबर 1। अर्थात समीकरण नंबर 1 के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड्स की डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो काई एम अक्ष नहीं है, ये है काई एम और काई एडिटिव क्या है, ये तो है काई एडिटिव है उस पूरे कंपाउंड्स की सस्केबिलिटी है, या फिर हम बोले मैग्नेटिक सस्केबिलिटी है वो, जिसको हम काई एडिटिव से शो कर रहे हैं। पूरे कंपाउंड्स में जितने भी एटम और बॉन्ड प्रेजेंट हैं उन सभी की जो सस्केबिलिटी है उसका जो एडिशन है योग उसको हम काई एडिटिव से लिखेंगे। और काई एम है उसकी जो मोलर सस्केबिलिटी होती है उसको हम काई एम से लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन को ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पता हो तो इसको इस तरह ले जाएंगे, माइनस में लिखा जाएगा तो हमें इस लैम्डा की वैल्यू, या फिर इसको उल्टा भी बोले डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। इसको हम ये जो डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन है इसको हम कंपाउंड्स की जो एरोमेटिसिटी है उसके साथ में इसको ऐड करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तब कंपाउंड्स है वो एरोमेटिक होगा। देखें इसमें इसके बाद में आता है कि जो डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी ऑक्सीडेशन है को इसके अलावा एक समीकरण और भी है, उस समीकरण से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी समीकरण रहेगी डैश बोले, फिर हम इसको क्या बोल देंगे, ऑब्जरेबल बोल देंगे। ठीक है, फिर काई एम पे डैश लगा देते हैं, ये रहेगा
इसमें लिखा जाए कि समीकरण 1 के अलावा समीकरण 2 की सहायता से भी हम डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन को ज्ञात कर सकते हैं। ये रहेगा अपना डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन। काई एम है, काई एम नहीं, सॉरी, ये उल्टे वी के साथ में एम लगा दिया और एक है यहाँ पे इसके साथ में एम, ये दो है। अब इन दोनों की वैल्यू, ये दोनों है क्या, ये भी ये डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी है तो ये भी वही है। ये क्या है, ऑक्सीलेशन है, लेकिन ये वाले ऑक्सीलेशन, ये नॉर्मल डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी है। लेकिन ये वाली कौन सी है, ये ऑब्जर्व्ड है, यानी प्रेक्षित की गई है, ऑब्जर्व्ड डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है, परवर्ती बोला जाएगा, ठीक है। और ये जो डैश लगा हुआ है एम के ऊपर वो रहेगी कैलकुलेटेड या फिर एस्टिमेटेड डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी। तो समीकरण नंबर 2 की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड्स की डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन को ज्ञात कर सकते हैं। ये रहेगी इसमें समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें, अब ये एरोमेटिसिटी के साथ में किस प्रकार से ऐड होगा हमें देखना है, ठीक है। तो इसको, ये तो होती है ना एस्टिमेटेड वाली डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी, इसको कई मेथड्स हैं, उन मेथड की सहायता से इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये जो ऑब्जर्व्ड और एस्टिमेटेड डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी है, इसका अंतर है वो डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन कराता है, और ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 के लगभग बराबर हो, तब हम क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड्स क्या है, या फिर ये बोल देंगे ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक है। तो वह कंपाउंड्स जिसके लिए डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन है वो 0 से बड़ा हो और 0 से लेके 1 के बीच में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और जो 5 मेंबर्ड वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी एरोमेटिसिटी का डिटर्मिनेशन जब डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन के आधार पे किया जाए तो उनका ऑर्डर रहेगा, सबसे ज्यादा किसकी होती है, थायोफिन की होगी, थायोफिन के बाद में किसकी होगी, पिरोल की होगी, और पिरोल के बाद में होती है ऑक्सीरेन या फ्यूरेन की। ये जो ऑर्डर है वो किसके आधार पे ज्ञात कर सकते हैं हम, डायमैग्नेटिक, इन तीनों की डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन के आधार पे भी इनका ऑर्डर क्या आएगा, यही आएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो कि अपना डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन कहलाता है, वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 1 के लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यदि इसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस है लेमडा, ये एम और एम एस्टिमेटेड, और ठीक है, लेकिन यदि ऑब्जर्व्ड और एस्टिमेटेड डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन का डिफरेंस, जो कि डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन है, वो यदि 0 के बराबर आता है, लगभग 0 के बराबर आता है, तब हम क्या बोलेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स हैं वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इस प्रकार से हम डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन की सहायता से ये बता सकते हैं कि कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक रहेंगे और कौन से कंपाउंड्स है वो नॉन एरोमेटिक रहेंगे। तो एरोमेटिक में कौन से आएंगे, जिसके लिए डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन की वैल्यू 0 से बड़ी हो, एरोमेटिक, और जिनमें 0 के बराबर हो वो कौन से कहलाएंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये रहेगा इसमें डायमैग्नेटिक सस्केबिलिटी अक्ष एलेशन के द्वारा एरोमेटिसिटी है उसका डिटर्मिनेशन। उसके बाद में देखें इसमें सेकंड एरोमेटिसिटी के डिटर्मिनेशन के लिए एक और अपना डी लोकलाइजेशन एनर्जी। 2-3 प्रकार की एनर्जी, डेवार एनर्जी भी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर डी लोकलाइजेशन एनर्जी, विस्थानीकरण ऊर्जा। हेडिंग लिखें डी लोकलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। डीलोकलाइजेशन, अभी डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होती है और ये किस प्रकार से
एरोमेटिसिटी का डिटर्मिनेशन करती है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हिंदी में बोलेंगे विस्थानीकरण या विस्थानीकृत ऊर्जा। तो देखिए डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करती है। तो इसमें बोला था कि डीलोकलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये मानेंगे कि उस एरोमेटिक कंपाउंड्स के, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा तो उसके अंदर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सिग्मा बॉन्ड वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बनाने वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है और पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट या कोई भी अंतर क्रिया नहीं करते हैं, ऐसा माना जाएगा जब हम उस कंपाउंड्स की डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में लिखा जाएगा कि डीलोकलाइजेशन एनर्जी ज्ञात करने के लिए हम उस एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए यह मान लेते हैं कि उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट या कोई भी अंतर क्रिया नहीं करते हैं। ऐसा क्यों मानना पड़ता है? इसलिए मानना पड़ता है कि जो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होता है वो हालांकि होता क्या है, प्लेनर होता है, सारे मॉलिक्यूल्स एक ही प्लेन में होंगे, उसकी सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे, लेकिन उसकी जो सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं और उसके जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट प्लेन में होंगे, एक दूसरे से अलग अलग तल में होते हैं। इस कारण से जब अलग अलग प्लेन में होंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल में होते हैं उनको बोलेंगे सिग्मा ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल में होते हैं उनको बोलेंगे हम पाई ऑर्बिटल। जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होता है वो क्या होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब होता है कि उसके सारे जितने भी एटम्स या बॉन्ड्स हैं वो सारे एक ही प्लेन में होते हैं। एटम्स और बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन उस एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाले सिग्मा ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन वाले पाई ऑर्बिटल हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट प्लेन में होते हैं। जब ये डिफरेंट प्लेन में होते हैं, डिफरेंट प्लेन वाले आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इस कारण से एरोमेटिक कंपाउंड्स की डीलोकलाइजेशन एनर्जी को ज्ञात करने के लिए हम ये मानते हैं कि उस कंपाउंड्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कोई इंटरेक्ट या कोई भी अंतर क्रिया नहीं करते हैं। तो क्या मानेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसके लिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी ज्ञात करें, उस कंपाउंड्स के सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद में देखो, इतना लिखने के बाद में क्या लिखना है आपको, उसके बाद में इसमें आता है कि डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो किसकी ज्ञात की जाएगी, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जिस कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड होते हैं उन्हीं की क्या होती है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी ज्ञात होती है। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी ज्ञात करने के लिए दो टर्म होती है, अल्फा व बीटा का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा कि वे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसके लिए हमें डीलोकलाइजेशन एनर्जी ज्ञात करनी होती है, उनकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी ज्ञात करने के लिए हम दो टर्म अल्फा व बीटा का यूज करते हैं। इसमें अल्फा को बोला जाता है कोलम्ब इंटीग्रल और बीटा को बोला जाएगा रिजोनेंस। अब पता है आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिस बॉन्ड में, जिस कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पाई बॉन्ड होंगे वो क्या करते हैं, रिजोनेंस अनुनाद दर्शाएंगे। किसके कारण से, पाई इलेक्ट्रॉन्स के और हेटेरो एटम के जो लोन पेयर्स होते हैं उनके डीलोकलाइजेशन के कारण से उसमें रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। इस कारण से इनकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी ज्ञात करने के लिए हम दो यूज करेंगे, दो टर्म है अल्फा और बीटा या पैरामीटर बोलेंगे, इनको यूज करेंगे। तो इसमें बीटा क्या रहेगा, रिजोनेंस इंटीग्रल होता है। ठीक है, अल्फा रहेगा कूलम्ब इंटीग्रल और बीटा क्या रहेगा, यहाँ पे रिजोनेंस इंटीग्रल होता है। इन दो का यहाँ पे क्या किया जाएगा, यूज किया जाता है। ठीक है, इन दो टर्म का यूज करेंगे। उसके बाद में देखो इसमें क्या लिखा जाएगा, देखिए जैसे हम सबसे पहले बेंजीन के लिए मान लेते हैं, बेंजीन का रहेगा वैसा ही सेम पीरियडिन का रहेगा। बेंजीन के लिए देखो, बेंजीन में क्या है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसके जो बेंजीन के 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, जो 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल इसके अंदर बनते हैं उसमें से क्या रहेगा, देखो उन 6 में से 3 तो क्या रहेंगे, इसमें लिखना है कि बेंजीन जो कि एक एरोमेटिक 6 मेंबर एरोमेटिक कंपाउंड्स है, उसके लिए उसके 3 पाई बॉन्ड होने के कारण से उसमें 3 क्या बनते हैं,
मोलिकुलर 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो बनते हैं। इतना लिखने के बाद इनके उसमें से 3 क्या होते हैं बॉन्डिंग के और 3 क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग के होते हैं। वो किस प्रकार से बनेंगे और उनकी एनर्जी क्या रहेगी वो देखें। तो सबसे पहले आप लिखो इसमें इतना कि बेंजीन्स जो एक 6 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। बेंजीन के जैसे सेम किसके बनेंगे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक पीरिडिन है उसके भी सेम वैसे ही क्या बनते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आगे लिखा देंगे, पहले हम बेंजीन वाला पढ़ लेते हैं। तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 3 पाई बॉन्ड होने के कारण से बेंजीन के अंदर 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें लिखना कि लो एनर्जी वाले बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखें इसके अंदर बेंजीन में किस प्रकार से बनेंगे, ये एनर्जी लिख दी हमने यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी में ये अपने प्लेन लिख दिया। 3 बनेंगे ना, 3 देखो किस प्रकार से बनेंगे, तो रहेगा यहाँ पे ये, उसके बाद में 2 यहाँ पे रहेंगे, 2 यहाँ पे रहेंगे और एक इसमें यहाँ पे रहता है। अब इनकी ऊर्जा क्या क्या होती है देखो, इसकी ऊर्जा रहेगी अल्फा प्लस 2 बीटा। ये तीनों ही किसके बन रहे हैं यहाँ पे बॉन्डिंग के बन रहे हैं। 6 बनेंगे ना, उसमें से 3 बनेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और 3 क्या बनेंगे उसमें एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखें यहाँ पे बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ चलने पे, तो बॉन्डिंग वाले की कम है, कम ऊर्जा वाले हैं ये, और ये हैं हाई एनर्जी वाले। अब देखो इसकी ऊर्जा क्या रहेगी अल्फा प्लस बीटा, इसकी भी क्या रहेगी अल्फा प्लस बीटा, इसकी रहेगी अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि बॉन्डिंग में क्या होता है ओवरलैपिंग होती है, अट्रैक्शन होता है, इस कारण से इन इंटीग्रल के बीच में क्या लगा दिया हमने, इन इंटीग्रल के बीच में लगा दिया बीटा, ठीक है। और सॉरी इन इंटीग्रल के बीच में प्लस लगा दिया है। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है रिपल्सन होता है, रिपल्सन होगा तो यहाँ पे अतिव्यापन ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इनकी एनर्जी वहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस लग जाएगा, अल्फा माइनस बी 2 बीटा आ गया। अब देखें इसके अंदर, हालांकि देख रहे हैं कि डीलोकलाइज एनर्जी कैसे ज्ञात होगी वो भी तो ज्ञात नहीं हुई है, ये तो इनकी लेवल्स की एनर्जी है। अब देखिए इसमें बेंजीन वाले में मानते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भरने हमें, तो इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले ओबो के नियम के अनुसार कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन गए, 6 उसमें से 2 गए यहाँ पे, तीसरा यहाँ आएगा, अब चौथा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक करके भरे जाएंगे। ये दोनों सेम एनर्जी वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 5वां यहाँ आ जाएगा, 6ठा यहाँ आ जाएगा। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लो एनर्जी वाले बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भरे गए हैं, एंटी बॉन्डिंग वाला क्या है खाली है इसका। तो अब देखिए इसके अंदर कितनी होगी टोटल एनर्जी इसकी, पाई एनर्जी, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी बोल देंगे इस एनर्जी को, जो इससे कैलकुलेट करने पे आएगी। तो कितनी एनर्जी आई है देखो यहाँ पे, उसको यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल जो एनर्जी आई है। तो देखो कितनी एनर्जी आई है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2 हो गए इसके, तो कितने बन गए, एक अल्फा, 2 अल्फा ये, 2 ये हैं और 2 ये हो गए, तो कितने बन गए ये 6 अल्फा। टोटल एनर्जी देखो अपन ऐसे कैलकुलेट दे पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, या फिर हम इसको लिखें ऐसे ई पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है पाई इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, ये रहेगी अपनी 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस में सॉरी इनटू में एनर्जी ऑफ दैट लेवल या फिर दिस लेवल, निकालने का फॉर्मूला रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में एनर्जी ऑफ दैट लेवल, यानी उस लेवल की एनर्जी जिसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं उस पूरे का क्या करना है समेशन करना है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो इसमें ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा, तीनों का योग ही कर देंगे, समेशन लगाने की जरूरत नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू उस लेवल की एनर्जी अल्फा, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, प्लस में 2 बीटा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एक साथ में लिख देते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी ये रहेगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन और अल्फा प्लस बीटा। तो देखो यहाँ पे कितने आ गए 2 अल्फा
प्लस में 4 बीटा प्लस में 4 अल्फा प्लस में 4 बीटा। तो देखो जो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आई है वो हो जाएगी यहाँ पे 2 अल्फा 4 अल्फा कितना हो जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा प्लस में 4 बीटा हो जाएगा 8 बीटा। तो बेंजीन्स के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो आ गई अपनी 6 अल्फा प्लस में 8 बीटा। ऐसा आ गया इसके अंदर। उसके बाद देखें इतना लिख लिया होगा। उसके बाद देखें क्या आएगा। अब एथीन होता है, एल्किन बोले, एल्किन में सबसे कॉमन सबसे पहला आता है एथीन। एथीन में क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसकी भी क्या होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी होती है। इसमें भी दो लेवल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग का बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब दो ही पाई इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी रहेगी अल्फा प्लस बीटा और इसकी एनर्जी रहेगी अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एथीन के लिए आता है, एल्किन के लिए दो लेवल बन गए। ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। तो जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो क्या रहेंगे एंटी बॉन्डिंग वाले रहेंगे। दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में चले गए। अब इस एथीन के लिए क्या देखनी है अपने को, इस एथीन की पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसी फॉर्मूले से ज्ञात करें। तो अपने को केवल ये योग तो करना ही नहीं है क्योंकि इसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, केवल इसमें है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस लेवल की एनर्जी है अल्फा प्लस में बीटा। तो बनेगा ये 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा। ये बन गया। ये आ गई अपनी एल्किन या एथीन के लिए जिसमें एक ही क्या होता है डबल बॉन्ड्स होता है उसकी एनर्जी। अब माने कि जो बेंजीन है, बेंजीन को यदि बेंजीन को हम एरोमेटिक मान रहे थे ना, एरोमेटिक मान के इसकी पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये वाली आई है। अब बेंजीन में क्या है 3 पाई बॉन्ड है और एथीन में क्या था, ये एथीन के लिए एथीन में क्या है 1 पाई बॉन्ड है। यदि हम मान लें कि 3 एथीन है, 3 एथीन आपस में जुड़ के ये बना रही है, यदि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होता, साइक्लिक नहीं होता, तब क्या होता है कि 3 पाई बॉन्ड्स के लिए इस प्रकार से एनर्जी कैलकुलेट्स करते तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी क्या आती है। तो इसमें नीचे लिखना है, ये लिखने के बाद में कि बेंजीन में क्या है 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 3 पाई बॉन्ड है। लेकिन यदि बेंजीन है, बेंजीन के जैसा कोई कंपाउंड हो जो एरोमेटिक नहीं हो, जिसमें क्या हो 3 पाई बॉन्ड हो अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसके लिए एथीन या एल्किन के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी 3 पाई बॉन्ड हो, बेंजीन के जैसा हो, तो बेंजीन के जैसा हो लेकिन वो एरोमेटिक नहीं हो, एरोमेटिक नहीं होगा तो उसमें तीनों में से कितने होंगे 3 पाई बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अल्फा प्लस बीटा में। 3 पाई बॉन्ड ना, तो 3 लेवल बनेंगे ऐसी एनर्जी वाले, 3 ही एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे। तीनों एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी रहेगी अल्फा माइनस बीटा, तीनों बॉन्डिंग की रहेगी अल्फा प्लस बीटा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 भरे गए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ये है। तो इसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इंटू में उस लेवल की एनर्जी क्या है अल्फा प्लस में बीटा है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 अल्फा प्लस में 6 बीटा आ गया। अब देखो डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बेंजीन की डीलोकलाइजेशन एनर्जी। अब बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 3 ही पाई बॉन्ड थे, तो इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी है और इसकी पाई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी है, उन दोनों का डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा डीलोकलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं डीई। तो बेंजीन या की डीलोकलाइजेशन एनर्जी होगी वो बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी और बेंजीन के जैसे 3 पाई बॉन्ड रखने वाले किसी नॉन एरोमेटिक या एसाइक्लिक, एसाइक्लिक का मतलब अचक्रीय, चक्कर नहीं बनेगा उसमें, इस प्रकार से साइक्लिक नहीं बनेगा। तो बेंजीन की डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी और बेंजीन के जैसे 3 पाई बॉन्ड रखने वाले किसी अचक्रीय नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का डिफरेंस या अंतर ही बेंजीन की डीलोकलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पे बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रखेंगे 6 अल्फा प्लस में 8 बीटा
और माइनस में हम रखेंगे इस वाले कंपाउंड्स की जिसके अंदर 3 क्या हो, पाई बॉन्ड्स हो, उसकी पाई बॉन्ड एनर्जी रहेगी 6 अल्फा प्लस में 6 बीटा। ठीक है, अब देखें इसके अंदर ये हो गया, अब ये हटा दिया तो ये ऐसे था, प्लस वाला हट गया तो ये भी माइनस बन गया। प्लस का 6 अल्फा से माइनस का 6 अल्फा कैंसिल हो गया, तो डी लोकलाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई आपकी, 8 में से 6 से ये 6 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बन गया 2 बीटा। तो बेंजीन की डी लोकलाइजेशन एनर्जी है वो किसके बराबर आती है, 2 बीटा के बराबर आती है। लिखें इसको, ठीक है, ये हो गई बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। उसके बाद में देखें आप, उसके बाद में इसमें आएगा कि पीरिडिन की तरह ही बेंजीन की तरह पीरिडिन की जो डिलोकलाइजेशन एनर्जी उसको भी हम क्या मान लेते हैं, 2 बीटा ही मान लेते हैं। ठीक है, लगभग हम क्या मान लें, इसकी एक सामान्य मान लें। पीरिडिन बनता कैसे है कि जब बेंजीन है उस बेंजीन का एक CH ग्रुप है उसको जब हम हेटेरो एटम नाइट्रोजन के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो बनने वाला जो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा वो क्या कहलाएगा, पीरिडिन कहलाता है। अभी जो पीरिडिन है उसकी जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है उसको भी हम बेंजीन के समान ही 2 बीटा मान लेते हैं, लेकिन पीरिडिन में एक कार्बन CH की जगह क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन की ईएन कार्बन से अधिक होने के कारण नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर्स होते हैं उनका इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि असमान वितरण होता है। असमान वितरण होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो इस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रिंग के अंदर अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर इस रिंग के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि बेंजीन में कार्बन की तुलना में पीरिडिन के नाइट्रोजन की ईएन अधिक होने के कारण से इस रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या डीलोकलाइजेशन होता है वो इनइक्वली या फिर असमित या असमान वितरण होता है। इस कारण से पीरिडिन की जो बीटा एनर्जी, पीरिडिन की जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो बेंजीन से थोड़ी क्या रहेगी, कम होती है। इसी कारण से पीरिडिन की तुलना में बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहती है। अब इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है यहाँ पे लिखेंगे हम कंपाउंड्स और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी से किसका निर्धारण किया जाता है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन वाले से ही हम किसका निर्धारण करेंगे, डीलोकलाइजेशन एनर्जी। इस कंपाउंड्स के रूप में हमने लिख दिया यहाँ पे बेंजीन, उसके बाद में हमने लिख दिया पीरिडिन, पीरिडिन के बाद में हमने लिख दिया थायोफिन, थायोफिन के बाद में हमने लिख दिया यहाँ पे पिरोल, पिरोल के बाद में हमने लिख दिया यहाँ पे फ्यूरिन। इसकी मान जाती है 8.000, इसकी मान जाएगी 7.2464 इसके माने जाएगी 6.293 और पायरोल के माने जाएगी 5.294 और फ्यूरिन की मानी जाती है 4.23। इस प्रकार से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर भी अपने को पता है सबसे ज्यादा किसका होता है, बेंजीन का। और बेंजीन और पीरिडिन में से बेंजीन की एरोमेटिसिटी ज्यादा होती है, कारण सबसे पहले वाली क्लास में बताया था कि नाइट्रोजन हेटेरो एटम आता है उसके लोन पे रिंग के बाहर प्रेजेंट होते हैं जो इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। इस कारण से पीरिडिन की एरोमेटिसिटी और बेंजीन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इन दोनों का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा होती है थायोफिन की, उससे कम पिरोल की, उससे कम किसकी होती है, फ्यूरिन की होती है। ये रहेगा आपकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में एरोमेटिसिटी की डिटर्मिनेशन के लिए जो रिंग करंट होता है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना है। इस यूनिट के 3 टॉपिक हो रहे हैं, 2 क्लास में हो जाएंगे, 1 में हो जाएंगे, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट है।